हैदर अली टीपू को एक कामयाब सिपाही बनाने के लिए उसकी फौजी तरबियत की जिम्मेदारी गाजी खान को सौंप देते हैं। टीपू चांदमारी और तलवारबाजी की मशक शुरू कर देता है और अपनी वालिदा की तसल्ली के लिए खत भी लिखता रहता है। दूसरी तरफ महाराजा मैसूर की रंगीन मिजाजी का फायदा उठाकर निजाम के सलावत जंग श्रीरंगापट्टनम का मुहासरा कर लेते हैं। देवराज 50 लाख रुपया अदा करके मुहासरा उठवा लेता है। इस बात से नाखुश होकर नंजराज कहते हैं कि इस तरह तो कल कोई और मुहासरा कर सकता है, और महामंत्री नंजराज की पेशेनगोई सही साबित हुई। जैसे ही सलावत जंग तावाने जंग की शक्ल में 50 लाख की रकम वसूल कर हैदराबाद पहुंचा, बालाजी बाजीराव पेशवा ने अपने सेनापति गोपाल राव को मैसूर पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। सेनापति गोपाल राव ने रास्ते के सब इलाकों पर कब्जा करके श्रीरंगापट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। जब देवराज अपने छोटे भाई नंजराज से मुलाकात करके श्रीरंगापट्टनम पहुंचे तो राजधानी को घिरा हुआ देखकर घबराए। रियासत मैसूर की माली हालत तो पहले ही खराब थी। महामंत्री और रक्षा मंत्री नंजराज त्रिशनापल्ली की बाजी हारकर सती मंगलम पहुंच गए थे। हैदर अली डंडी गुल के सूबेदार बनकर चले गए थे। बिखरी हुई फौज के हौसले पहले ही टूट चुके थे। राजा अपनी रंगीनियों में खोए हुए थे। देवराज के पास गोपाल राव के सामने सर झुकाने के सिवाय और कोई रास्ता न था। जब देवराज ने गोपाल राव से सुलह की दरखास्त की तो उसने 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। देवराज ने अहदनामे पर दस्तखत करके वो रुपया अदा करने का वादा किया और महाराज के दरबार में यह वादा पूरा करने के लिए पेश हुआ। वजीर खजाना श्री देवराज जी महाराज की सेवा में दीवाने खास में पधार रहे हैं। कहिए क्या खबर लाए हैं देवराज जी? गोपाल राव ने और सदाशिवराव की फौजों ने हमारे बहुत से इलाके को कब्जे में कर लिया है और श्रीरंगापट्टनम को घेर लिया है। वो 1 करोड़ रुपया तवाने जंग लेकर हमारा इलाका खाली करने के लिए राजी हैं। अभी अभी सलावत जंग 50 लाख रुपए की रकम लेके गए तो बालाजी बाजीराव ने हमारी राजधानी को घेर लिया। हमारा महल सोने की ईंटों का बना हुआ तो नहीं, निकाले और उनकी झोली में डाल दें। मगर हमें 1 करोड़ रुपए की रकम तो चुकानी ही पड़ेगी, नहीं तो उनकी फौजें हमारी राजधानी पर कब्जा करके हमारे महल में घुस आएंगी और फिर हमें पेशवा बालाजी बाजीराव की गुलामी कबूल करनी पड़ेगी। गुलामी? क्या बात करते हो? महाराजा विजयराज बाजीराव की गुलामी नहीं कबूल करेगा। तो फिर हमें रकम का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। कोई पेड़ के पत्ते तो नहीं तोड़े और उनको दे दिए जाए। हमारी जड़ें तो पहले ही से खोखली हो चुकी हैं। उन्होंने मेरे दस्तखत मुआयदे पर करवा लिए हैं जिसमें लिखा है कि जब तक हम उन्हें 1 करोड़ रुपया नहीं देंगे हमारे इलाके उनके कब्जे में रहेंगे। क्यों किए ऐसे मुआहदे पे दस्तखत? क्या हक है आपको रियासत की इज्जत और आबरू का सौदा करने का? महारानी जी, और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो फिर करिए रकम का बंदोबस्त और दे आइए। मेरे पास जो कुछ था वो मैं दे चुका। देवराज जी, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लग जाती है। आपने हमें पैसा देकर हम पर कोई एहसान नहीं किया। बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। देवनहेली, नानापुर और कोलार के इलाकों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं। सिर्फ दंडीगल का इलाका है जहां के पालीगारों से हैदर ने काफी रकम इकट्ठा कर ली है और कई सालों का बकाया लगान भी वसूल कर लिया है। यही वक्त है हैदर की आजमाइश का। उससे मिलकर आप रकम का बंदोबस्त कीजिए। हाँ देवराज जी, वो हमारा मुसीबत में साथ देंगे और हमें उन पर पूरा एतबार है। जो आ गया महाराज।
हैदर, मैसूर राज्य घोर संकट में है। जिस रियासत का नमक खाकर मैं आज यहां तक पहुंचा हूं, उस पर मुसीबत। महाराज बहुत मुश्किल में है, उनकी समस्या को सुलझा दो। मगर कैसे? उनकी मदद करके। देवराज जी ने बालाजी बाजीराव से मुआहदा करके उन्हें 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया है। मगर नंजराज जी, इतनी बड़ी रकम दुश्मन को देकर तो हमारी माली हालत और भी कमजोर हो जाएगी। मगर वो सरहदी इलाके जिन पर उनके सेनापति का कब्जा है, इस रकम की अदायगी के बगैर वापस नहीं मिलेंगे। और मैं ये चाहता हूं हैदर, तुम ये रकम मेरे साथ चलकर महाराजा साहब की खिदमत में पेश करो, ताकि मैं भी त्रिचनापल्ली का दाग अपने माथे से मिटा सकूं। मेरे पास जो भी रुपया है वो रियासत मैसूर की अमानत है, मेरी जाती मिल्कियत नहीं। मैं उसे रियासत मैसूर को सौंपने के लिए तैयार हूं, मगर इस तरह सर झुकाकर दुश्मन के कदमों में दौलत की थैलियां रखना बुज़दिली है। मेरा ज़मीर यह गवारा नहीं करता नंजराज जी। कई काम अपने जमीर को मारकर भी करने पड़ते हैं हैदर, और इस वक्त मैसूर की इज्जत को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। उनको तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए पैसे के बंदोबस्त के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, अगर महाराज का यही हुक्म है तो मैं उनकी अमानत उनके कदमों में रख दूंगा। महाराज, आपके हुक्म के मुताबिक 1 करोड़ की रकम तो हाजिर है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारी रियासत के मेहनत कश इंसानों, मजदूरों और किसानों की कमाई हमें दुश्मन को बतौर तावाने जंग अदा करनी पड़ रही है। बेहतर होता कि हम इसी रकम से एक मुसल्लह फौज तैयार करके दुश्मन के इरादे नाकाम कर देते। दुश्मन के घिराव में आके देवराज जी ये फैसला कर बैठे और उनके मुआहदे पे दस्तखत भी कर दिए। इस वक्त ये रकम अदा करके इस मुसीबत को टाल दो हैदर। आइंदा के लिए मैसूर की हिफाजत हम तुम्हें सौंप देंगे। जैसा आपका हुक्म। श्रीरंगापट्टनम से दंडीगुल के सूबेदार हैदर अली पधार रहे हैं। आने दो। आइए, पधारिए। सलाम, बैठो। राजा साहब ने अपने वादे के मुताबिक रकम भिजवाई है। क्या मतलब? 1 करोड़ रुपए का प्रबंध हो गया? जी हाँ। लेकिन राजा साहब तो बहुत मजबूरी दिखा रहे थे। जी हाँ, मजबूरी में ही बंदोबस्त करना पड़ा।
आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे महल का कीमती सामान, ताजो तख्त, हीरे जवाहरात, राजा रानी के जेवरात बेच के रकम इकट्ठी की है। अल्लाह वो दिन न दिखलाए, आज भी रियासत मैसूर की आवाम में अपनी रियासत की आबरू बचाने के लिए जाफिशानी का दम है। इसका मतलब है महाराजा कृष्णा राव के पास काफी दौलत है। वाकई बहुत धनवान राज्य है आपका। ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये डिंडीगुल की लगान की वसूली की रकम है जो आप लोगों को दी जा रही है। समझ गया, इसका मतलब है सारा इलाका छोड़ना पड़ेगा। जी हां, सारा इलाका, पूरा इलाका। जब आपको मुंह मांगी रकम दी जा रही है तो वो इलाका भी आपको छोड़ना ही होगा जो आपने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा है। अच्छा, तो ये तेवर हैं आपके? तेवर दिखलाने का तो महाराजा ने मौका ही नहीं दिया, इसी बात का तो अफसोस है। आप हमारे कागजात वापस कर दीजिए जिन पर देवराज जी के दस्तखत हैं। हाँ हाँ, कागजात मिल जाएंगे। उन कागजातों के अब मायने भी क्या हैं? उनके मायने हम आपसे कहीं ज्यादा समझते हैं। जिस सौदे की वजह से हमारी इज्जत गिरवी रखी गई, क्या उसके कोई मायने नहीं? बात करने का अंदाज तो बहुत कड़वा है आपका। यह कड़वाहट उन जज्बात की वजह से है जिनसे मेरा सीना झुलस रहा है। इस रकम पर आपका कोई हक नहीं था जो हमें महाराजा की एक भूल की वजह से आपको देनी पड़ी। काश मुझे महाराज ने हुक्म दिया होता तो मैं रियासत मैसूर की आबरू बचाने की खातिर लाखों जाने निसार कर देता। कागजात! गोपाल राव साहब, इलाका तो आपको छोड़ना ही होगा। कागजात ही तो ले गया है, इलाका तो अपने कब्जे में है। ले आए रकम? हाँ पंडित, लेकिन बहुत जिल्लत महसूस हुई। सर शर्म से झुक गया। जिल्लत और शर्म की तो बात है। पहले निजाम को 50 लाख दिए और अब बाजीराव को 1 करोड़। यह बात तो हर जगह फैल जाएगी। अब तो कोई भी रियासत हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हम पर हावी होने की कोशिश करेगी। राजा साहब ने बहुत बड़ी गलती की है पंडित। राजा साहब ने कब गलती नहीं की? सच पूछो तो अब वो रियासत की भागदौड़ संभालने के काबिल नहीं रहे। उन्हें यह काम ऐसे इंसान को सौंप देना चाहिए जो मैसूर की इज्जत का ख्याल रख सके, वरना उनका राजपाट सब छिन जाएगा। ऐसा मत बोलो पंडित। क्यों? कोई भी छीन सकता? अब देखो ना, पहले देवराज की नीयत खराब हुई, वो तो नंजराज की नसीहत पर अमल करके आपने मौके को संभाल लिया, वरना राज्य तो जाता उनके हाथ से। हाँ, मुश्किल में तो आ गए थे वो। अब सोचने का वक्त आ गया हैदर साहब। नंजराज भी तृष्णापल्ली की बाजी हारकर सियासत में मात खा चुके हैं। अब वो पहले की तरह जमकर हुकूमत नहीं कर सकते और राजा साहब की नजरों में भी गिर चुके हैं। मैं वजीर आजम साहब से बात करूंगा। यह वक्त बात करने का नहीं है हैदर साहब, बल्कि फैसला करके किसी भी नतीजे पर पहुंचने का है। मतलब साफ है हैदर साहब। वक्त की नजाकत को समझकर वो जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कीजिए जिसके आप काबिल हैं। किस जिम्मेदारी की बात कर रहे हो पंडित? पड़ोसी रियासतों को बताना होगा कि हमारे यहां सिर्फ कायर और बुजदिल लोग ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे वीर सूरमा मर्द लोग भी हैं जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो पंडित, मगर यह तो उनसे टक्कर लिए बिना साबित नहीं हो सकता। वो टक्कर लेनी होगी, वरना जिसके मुंह एक बार राजा साहब ने खून लगा दिया वो बार बार हमारा खून चूसने के लिए आएगा।
ऐसे में क्या हम सिर्फ देखते रहेंगे? बल्कि मैं तो कहता हूं कि तलवार के बलबूते पर छीन लो वो इलाका जो गोपाल राव ने पैसे लेकर भी नहीं छोड़ा। लेकिन इसके लिए राजा साहब का हुक्म भी तो जरूरी है। अगर वो हुक्म देने के काबिल होते तो हुकूमत की ये हालत नहीं होती। अब आप उनसे हुक्म लेने के बजाय अपने जमीर से हुक्म लीजिए। अपनी आत्मा की आवाज सुनकर आगे बढ़िए हैदर साहब। लेकिन पंडित नजराज साहब का मशवरा तो जरूरी है। एक वक्त से पिटे इंसान से मशवरा लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैदर साहब। उनकी एक भूल ने उनकी शख्सियत को वक्त की धूल में मिला दिया। अब इतिहास के सितारों में वो बुलंद होगा जो मैसूर राज्य को संभाल सकेगा। इस वक्त मैसूर को एक निडर सिपा सालार की जरूरत है और आपके सिवा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अगर इस वक्त आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये मक्कार अंग्रेज अपनी गंदी चालें चलकर हिंदुस्तान की रियासतों को एक दूसरे से टकराकर इस कदर कमजोर कर देंगे कि बहुत जल्द हम सब पर हावी हो जाएंगे। वक्त की पुकार सुन लीजिए हैदर साहब और समय की मांग को पूरा कीजिए। दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो, आगे बढ़ो। दुश्मन का कोई आदमी बच के न पाए। गाजी खान, तुम मोर्चा संभालो। मोहम्मद अली, तुम हमारे साथ किले की तरफ बढ़ो। साथियों, आगे बढ़ो। एक भी दुश्मन बच के न पाए। शाबाश। मोहम्मद अली, आगे आओ। किला फतेह हो गया। जीत हमारी है। जीत हमारी है। हमारी है। जीत हमारी है। फतेह हमारी है। हमारी है। जीत हमारी है। जीत हमारी है। हमारी है। जीत हमारी है। मैं महाराज विजयराज वेंकटेश्वरा हैदर अली वंद फतेह मोहम्मद के तारीखी कारनामों से खुश होकर उन्हें रियासत मैसूर का सिपे सालार आजम मुकर्रर करता हूँ। राज्य की सुरक्षा संबंधी हर कदम उठाने के पूरे इख्तियारात देता हूँ। उन्हें अपना फर्जंद अर्जुमन बनाने की घोषणा करता हूँ। हस्ताक्षर व मोहर विजयराज वेंकटेश्वरा महाराजा मैसूर। महाराज, मुझे इस शुभ अवसर पर कुछ कहने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। मैं प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देता हूं। मेरे कारण रियासत मैसूर को जो जानी माली नुकसान हुआ उसका मुझे अफसोस है। मैंने आरकोट के नवाब की मदद की, तिश्नापल्ली की लड़ाई में अपनी फौजें भेजी। वो मेरी गलती थी, क्योंकि
समय राजनीतिक गलतियों को कभी माफ नहीं करता। इसलिए मैं खुद महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरा त्याग पत्र स्वीकार करें और मुझे इस भूल का प्रायश्चित करने का मौका दें। नंजराज जी, आपने रियासत आरकाट की मदद करके और तृष्णापल्ली की जंग को अपनी भूल समझ के सच्चाई का सबूत दिया है, लेकिन हमें आपके त्याग पत्र पर विचार करने का थोड़ा समय चाहिए। हम सोच समझकर फैसला करेंगे। जो आपकी आज्ञा महाराज। नंजराज जी, ये आपने क्या किया? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर आपने मुझे तो बेसहारा कर दिया, यतीम बना दिया मुझे। नंजराज जी, आप ही के जेरे साया रहकर तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब इससे आगे तुम आगे भी इसी तरह तरक्की करते रहोगे हैदर। तुम बहादुर हो, दूरअंदेश हो, तुम्हारे अंदर अच्छी सूझबूझ है, और फिर जब और जहां तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जहां तक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की बात है, वो जरूरी था, और फिर यह गद्दी मुझे विरासत में तो मिली नहीं। गलती जानने के बाद भी इसके साथ चिपके रहना वतन और कौम के साथ गद्दारी करना है। प्रधानमंत्री के पद पर बने रहकर जनता के बारे में सोचना, जनता की बेहतरी के बारे में जानना अपना फर्ज ही नहीं बल्कि परमो धर्म है। मैंने तृष्णापल्ली को हासिल करने के लिए मैसूर की फौज को जंग के अंदर झोंक दिया, जिससे रियासत मैसूर की बहुत जानो माल की हानि हुई। वो मेरी ही गलती थी। लेकिन नंजराज जी, इस बारे में राजा साहब ने तो आपसे कुछ नहीं कहा। भले ही राजा साहब ने खुद मुझे कुछ ना कहा हो, लेकिन वो मेरी गलती महसूस करते हैं, और फिर मेरे ज़मीर को भी यह गवारा नहीं कि गलती जानकर भी मैं इस पद पर बना रहा हूं। मेरे कारण उन्हें दुख हुआ, इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो हैदर, हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, और वक्त के साए में दूर तलक अपने निशान छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हैदर। आखिर कब तक सोचते रहेंगे आप? मैं आप ही से कुछ कह रही हूँ। कहिए कहिए, मैं सुन रहा हूँ। आपका ध्यान तो मुझसे ज्यादा इन अंगूरों की तरफ लगा है। भगवान ने हमें सुनने के लिए कान दिए, और हमारे कान आपकी बात पे लगे हुए हैं। नंजराज का त्याग पत्र स्वीकार कर लीजिए। क्यों? क्यों क्या? इन दोनों भाइयों के करतूत नजर नहीं आते? इन्होंने हम सबको कठपुतली बनाकर रखा है। मेरी प्यारी महारानी, आप ये क्यों नहीं सोचती, जो दूसरों को नचाता है पहले उसे खुद भी नाचना पड़ता है। वैसे नंजराज न हमारा दुश्मन है न मैसूर का। हाँ, कुछ अपना ख्याल ज्यादा रखता है। और देवराज? वो नंजराज से भी कुछ ज्यादा अपना ख्याल रखता है, और उसकी लगाम खींचने के लिए नंजराज का होना बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ, भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। इस समय नंजराज खुद हमारा पीछा छोड़ने को तैयार हो गए हैं। किसी भी तरह इस देवराज को भी
इस राजनीति से निकाल कर फेंक दीजिए। वो दूध की मक्खी नहीं जिसे आप बच्चों की बाजी समझ रही हैं, वो बड़े बड़े नौजवानों के लिए लोहे के चने चबाने से कम नहीं। इसका मतलब है आप भगवान के दिए हुए इस मौके का फायदा नहीं उठाएंगे? अवश्य उठाएंगे, सोच समझ कर उठाएंगे। राजनीति में बुद्धि और बल की जरूरत होती है, इसलिए हम हैदर अली से मशवरा करेंगे। आप कभी खुद भी फैसला करेंगे या यूं ही दूसरों की उंगली पकड़कर चलते रहेंगे? महाराज, ओस चाट लेने से प्यास नहीं बुझती है। मगर हाथी नहा जाता है, पेड़ पहाड़ भीग जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। महारानी, सामने आके चांदमारी करने वाले पहचान लिए जाते हैं और किसी के पीछे से निशाना लगाने वाले बुद्धिमान कहलाते हैं। हैदर अली नंजराज का आदमी है, उसी का आगे बढ़ाया हुआ। वो हमारा भी आदमी है और नंजराज से कहीं ज्यादा उस पर हमारे एहसान है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। ये जिंदगी और तंदुरुस्ती के लिए। वा तो इज्जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा। ये इज्जत और शोहरत के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तरक्की और कामयाबी के लिए। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये फतह और कामरानी के लिए। वा इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़। ये इंसानों को शर और फसाद से अमनो अमान में रखने के लिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये अल्लाह के बंदों के मामलात में अदलो इंसाफ के लिए। तबारकल्लज़ी बेयदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ले शैइन क़दीर। ये घर और वतन की तरक्की और हिफाजत के लिए। अम्मी जान, आज आपका बेटा सिपा सालार बना दिया गया है। जुग जुग जियो, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, हर शाम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। अम्मी जान, मुझ पर अल्लाह का जितना भी फजल हुआ है सब आपकी दुआओं का असर है। हाजामिन फदले रब्बी, ये सब पालने वाले की मेहरबानी है मेरे लाल। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों पर करम फरमाते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? मोमिन का सर कुरान की रेहल होता है, उसे किसी के कदमों पर नहीं रख सकते। अम्मी जान, मेरे लिए आपके कदम किसी सजदागाह से कम नहीं। तुम सलामत रहो माँ का मर्तबा पहचानने वाले। जहाँ तुम्हारे कदम पहुंचे वहां तक तुम्हारे दुश्मनों के हाथ ना पहुंचे। ए मेरे मालिक, जैसी फर्मा बरदार औलाद तूने मुझे दी है वैसे ही हर माँ को दे। आमीन। अम्मी जान, हकदारों को उनका हक पहुंचाने में देर हो रही है। हाँ बेटी, इन कश्तियों को मंदिरों और मस्जिदों में भिजवा दो ताकि गरीबों में बांट दी जाए। जी अच्छा। अरे तुम ही तो मेरे गले लग जाओ, इस खुशी की असली हकदार तुम ही तो हो। बेटा, अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखना। महाराज की इज्जत और हिफाजत और
और नंजाराज के एहतराम का ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखना। उनके तुम पर बहुत एहसान है मेरे लाल। तुम्हारे हाथों बेवजह किसी सुहागन की मांग न उजड़े, बेखता किसी दुखिया की गोद न सुनी हो जाए, बेकसूर किसी गरीब का घर ना बर्बाद हो जाए, और अल्लाह के किसी बंदे की बेमकसद जान न चली जाए। यही तुम्हारी माँ की नसीहत है, यही रसूल का पैगाम है, यही अल्लाह का फरमान है। दास के लिए महारानी का हुक्म। शायद हमने तुम्हें मान देकर भूल की है। तुम अब तक हमारा कोई काम नहीं कर सके। सच है, जो अपने दामन की गर्द तक ना साफ कर सकता हो, वो दूसरों के रास्ते के कांटे कैसे हटाएगा? दास ने पूरी कोशिश की, मगर शत्रु के भाग्य उज्जवल थे। वो मेरे हर वार से बच निकले। नहीं, तुम्हारे किसी भी वार का समय ठीक नहीं था, और इसीलिए प्रधानमंत्री का पद तुम्हारे लक्ष्य से अब भी दूर है। यह मेरा दुर्भाग्य है। भाग्य दुर्भाग्य की बातें कायर किया करते हैं खांडेराव। हम तुम्हें एक आखिरी मौका और देते हैं। अगर तुमने इसे गवा दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। खांडेराव जान दे देगा, मगर इस अफसर को हाथ से नहीं जाने देगा। तुम जानते हो, नंजराज प्रधानमंत्री के पद से खुद ही हटने को तैयार हो गया है। हो सकता है इसमें भी उसकी कोई चाल हो, लेकिन हमें उसकी हर चाल को नाकाम करना होगा। महारानी की आज्ञा का पालन किया जाएगा। महाराज ने उनका त्यागपत्र अभी स्वीकार नहीं किया है। कल हैदर से बातचीत के बाद कुछ निर्णय करेंगे, और हैदर नंजराज के विरुद्ध नहीं जा सकता, क्योंकि उसका हाथ नंजराज के पांव तले दबा हुआ है। महारानी ठीक कहती है। हैदर अली नंजराज का समर्थन करेगा। भगवान ने हैदर अली को बल के साथ बुद्धि भी बला की दी है, और चतुराई उसे पूर्णैया से प्राप्त हो रही है। चतुराई का जवाब चतुराई से दिया जाएगा। इसके लिए आपको महाराज के मुंह में अपनी जबान रखनी पड़ेगी। हम जानते हैं हमें क्या करना है। तुम केवल इतना याद रखो कि तुम्हें खुलकर हैदर का विरोध करना है, महाराज का विरोध करना है, और महारानी का साथ देना है। सेनापति हैदर अली साहब महाराज की सेवा में पधार रहे हैं। महाराज का नमकख्वार और जानिसार हाजिर है। सेनापति जी, महाराज ने प्रधानमंत्री नंजराज जी का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया है, और यही सूचना देने के लिए आपको कष्ट दिया गया है। महाराज, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा कबूल करने में इतनी जल्दी ना करें। मैं उन्हें समझा लूंगा। और फिर महाराज, मैसूर को अभी उनकी जरूरत है। मगर हमें उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने मैसूर की तामीर और तरक्की में अपनी जिंदगी सर्फ की है। उनके कारनामे मैसूर के चप्पे चप्पे पर आज भी नजर आ रहे हैं। उन्हें इस तरह रियासत की सियासत से अलग नहीं किया जा सकता महाराज। वो अलग हो चुके हैं। उन्होंने देवन हिली पर हैदर साहब से हमारा वफादार भेंट चढ़ा दिया। त्रिचनापल्ली के लालच में हमारी आधी फौज कटवा दी। अगर रॉबर्ट क्लाइव ने आरकोट पर हमला करके चंदा साहब की ताकत को 2 भागों में बांट न दिया होता, तो हमारा एक भी सिपाही वापस न आता।
शायद आप भी नहीं। उनके भाई ने हमारे धन भंडार को भिखारी का ठेकरा बना दिया और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने मैसूर को इतना निर्बल और निर्धन कर दिया कि हमारे पड़ोसियों ने हमारी छाती पर घुटने टेककर हमसे मनमानी करा ली। सलावत जंग को युद्ध दंड के 50 लाख देने पड़े। सदाशिवराव को युद्ध दंड अदा करने के लिए अपने 13 इलाके गिरवी रखने पड़े। ये कारनामे हैं उनके जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। हमने प्रधानमंत्री के पद पर खांडेराव जी को नियुक्त कर दिया है। आप दीवान देवराज जी को खबर कर दें कि उन्हें भी उनके पद से हटा दिया गया है। महाराज की इज्जत व हिफाजत और नंजाराज के एहतराम का ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखना मेरे बच्चे, अपनी जान से ज्यादा रखना। महाराज, क्या नंजराज जी से ज्यादा भी कोई सियासत और हुकूमत समझ सकता है? ये सोचना हमारा काम है, आपका नहीं। नमकख्वार महाराज की राय जानना चाहेगा। हम जो कुछ कह रहे हैं वो महाराज के ही विचार हैं। फिर भी अगर महाराज अपनी जबान से फरमा दें तो बेहतर होगा। हम आपको अपना समझते हैं और हम ये चाहते हैं मैसूर राज के जब तक आप सेनापति हैं, नंजराज जी प्रधानमंत्री के पद पे न होते हुए भी प्रधानमंत्री रहेंगे। हम चाहते हैं कि महारानी को राजनीति में हर चीज का अनुभव होना चाहिए। महाराज की खुशी का एहतराम किया जाएगा। जो मैं सुन रहा हूं, क्या वो सच है? मैं क्या जानूं तुमने क्या सुना है पंडित? यही कि नंजराज की जगह खांडेराव को प्रधानमंत्री बना दिया गया? हाँ, यह सच है। तो इसका मतलब है कि मैसूर के राज दरबार में जो शतरंज की बिसात बिछी हुई थी वो तुमसे लपेटी नहीं गई, सिर्फ खिलाड़ी और मोहरे बदल गए हैं। मैं समझा नहीं पंडित। बहुत जल्दी समझ जाओगे हैदर। पंडित हम ठहरे पंडितधारी भाई, बगैर समझाए हम कुछ नहीं समझते। तो सुनो, पहले मोहरे थे महाराज और खिलाड़ी थे नंजराज और देवराज। एक सुलझा हुआ, दूसरा उलझा हुआ, और अब मोहरा है खांडेराव और खिलाड़ी है समझदार महारानी। तुम कहना क्या चाहते हो पंडित? गौर से सुनो हैदर, इस मोहरे की पहली चाल सीधे तुम्हारे घर तक होगी, और अगर तुम्हारी गोद पिट गई तो फिर समझ लो मैसूर राज्य की बिसात भी पलट गई। बात सुनो पंडित, हमारी जिंदगी में मैसूर या हैदर पे कोई आंच आए ये नामुमकिन है, और अगर कभी बदकिस्मती से ऐसा मौका आया तो याद रखना पंडित, कावेरी के बराबर उससे भी बड़ी एक नदी लहू की बहेगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी मोहम्मद अली, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर एक अनाथ लड़का जंगलों में भटकते भटकते मैसूर का सिपा सालार बन सकता है, अगर सियासत पे छाए हुए नंजराज और देवराज अपनी गद्दी छोड़ सकते हैं, अगर महारानी पुरुषों की राजनीति में अपना पासा डाल सकती है, तो वो भी हो सकता है जो मैं सोच रहा हूं।
शायद तुम ठीक सोच रहे हो पंडित। इसका मतलब है हमें अपने साय से भी चौकन्ना रहना पड़ेगा।